Hello students, today we will read SST Part 1, History, Chapter 10, Age of Regional Kingdom. So students, आज हम प्रांतीय राजाओं का युग हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं. सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो. After the decline of the Gupta Empire, northern India broke up into a large number of small kingdoms. On the one hand, some new kingdoms came up, and on the other hand, those kingdoms which were under the authority of Gupta kings declared themselves independent. There were frequent wars among these kingdoms to increase their sovereignty. In this period, Vardhan in the north and Chaluks and Pallavas of the South gains importance. In this lesson, we are going to read about them. So students, गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य हुए. एक तरफ कुछ नए छोटे राज्य उभरे तो दूसरी तरफ कुछ पुराने राज्यों ने जो गुप्त राजाओं के अधीन थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया. ये राज्य अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे. इस काल के राज्यों में उत्तर भारत का वर्धन और दक्षिण भारत के चालुक्य पल्लव वंश प्रमुख है. इस पाठ में हम हिंदी राज्यों के इन्हीं राज्यों के बारे में पढ़ेंगे. लिसन केयरफुली. हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन जो कि 606 एडी से लेकर 647 एडी के बीच का है. Let's see. About 100 years after the decline of the Gupta dynasty, a new kingdom emerged. Thaneswar near Delhi was its capital. This kingdom had a famous king, Harshvardhan, who was also known as Harsh. Around 606 AD, he ascended the throne of Thaneswar. He was a powerful king and, like the Gupta rulers, he tried to establish a huge empire. He conquered most of the kingdoms in northern India. He led a campaign into the south but was defeated by the Chalukya ruler Pulkesin द्वितीय. इस वक्त क्या हुआ था कि हर्षवर्धन जो कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक की इनका शासन था. गुप्त वंश के पतन के बाद लगभग 100 साल बाद एक नए राज्य का उदय हुआ. दिल्ली के पास थानेश्वर नामक जगह पर इस राज्य की राजधानी थी. इसी राज्य में हर्षवर्धन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसे हर्ष के नाम से जाना जाता है. वह 606 ईस्वी के आसपास थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा. वह एक भाग्यशाली और शक्तिशाली शासक था और उसने गुप्त वंश की तरह उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास किया. उसने उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को जीत लिया, लेकिन जब उसने दक्षिण के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाही तो चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय उसे रोकने में सफल हो गया. हर्ष एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू ओडिशा. हर्ष का साम्राज्य पंजाब से उड़ीसा तक फैला था. Later on, he made Kannauj his capital because it was at the center of his empire. Harsh died in 647 AD after ruling of 41 years. जो कि उसने आगे चलकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के बीच में पड़ता था. 41 वर्ष तक शासन करने के बाद 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई. उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस मूव्स ऑन the kingdoms which were conquered by Harsh would pay him regular tribute and would send their soldiers as assist Harsh at the time of war. These kingdoms were under the authority of Harsh, but administration was there and they could take their own decisions related to it. उसके बाद क्या हुआ? हर्ष का साम्राज्य क्या था? पंजाब से उड़ीसा तक फैला था और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 41 वर्ष के शासन करने के बाद में
647 ईस्वी में हो गई थी। हर्ष ने जिन राज्यों को जीता वे उसे कर देते थे, मीन्स टैक्स देते थे, और जब वह युद्ध करता तो उसकी सहायता के लिए अपने सैनिक भेजते थे। वे हर्ष के अधीन तो थे, लेकिन अपने राज्य का राज्य पर स्वयं शासन करते थे। अपने मामलों में निर्णय भी स्वयं लेते थे। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उसके द्वारा रचित हर्ष चरित्र में हर्ष के जीवन के साथ उस समय के शहर, गांव, जंगल आदि का वर्णन मिलता है। हर्ष के समय में चीन से ह्वेनसांग नामक बौद्ध भिक्षु भारत आया। उसने भारत के विभिन्न बौद्ध तीर्थों व विहारों की यात्रा की और वहां रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने भारत में अपने अनुभवों का विस्तृत संस्मरण लिखा। इससे हमें उन दिनों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। संस्कृत स्कॉलर्स क्या बताया था हमने? बाणभट्ट, है ना, वॉज द पोइट ऑफ द कोर्ट ऑफ हर्ष, उसके जो दरबारी कवि का नाम था। उसने क्या किया था? संस्मरण लिखा था जिसमें हर्ष के बारे में काफी कुछ जानकारी थी। पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्टडीज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर ही रोट इन डिटेल अबाउट द एक्सपेंसेस इन इंडिया। उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई। हर्ष was a great patron of learning and the learned. He was the another author of Sanskrit plays, namely Ratnavali, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। उसने क्या क्या किया था? हर्ष विद्वान था, विद्या का संरक्षक था। उसने संस्कृत में रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे। और क्या लिखा था उसने? हर्ष वॉज अ वर्शिप ऑफ शिव। He organized Buddhist council at Kannauj. He organized the praying assemblies held every 4th year for religions discussions and debate. At these assemblies, he gave donation to the learned scholars, orphans and the poor. ह्वेनसांग क्या था? एक चीनी बौद्ध यात्री था। हर्ष शिव का उपासक था। उसने अपने शासनकाल में कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया था। वह प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित करता था। इस सम्मेलन में वह अपना सब कुछ अनाथों, गरीबों और भिक्षुओं को दान दे देता था। ये कौन बताता है? जो चीनी बौद्ध यात्री है ह्वेनसांग, उसने बताया था। ह्वेनसांग क्या था? एक चीनी बौद्ध यात्री थे, है ना। हर्ष Hensang was a Chini Buddhist traveler. He came to India to 630 AD. He was so fond of studies that he faced several hardships for this. He crossed mountains and desert and came to India and studies at Nalanda. Nalanda University was the center of Buddhist learning at the time of Hars. Hars had been 100 villages to the University of Nalanda, and the revenue collected from these villages was used to meet its expenses. ह्वेनसांग क्या था? एक चीनी बौद्ध यात्री था। वह 630 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया था। शिक्षा के प्रति उसका लगाव इतना था कि बहुत मुसीबतों को झेलते हुए मरुस्थलों मीन्स डेजर्ट, है ना, और पहाड़ों माउंटेन्स को पार करते हुए भारत आया। नालंदा विहार में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी किया, स्टडी किया उसने। हर्ष के काल में नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। हर्ष ने 100 गांव नालंदा के विहार को दान में दिए थे, जिसकी आय से इसका खर्च चलता था। ह्वेनसांग भारत में 5 वर्षों तक रहा। ह्वेनसांग stayed for 5 years in India, and when he returned, he wrote his travelogues. He said that Buddhism in India was not as popular as he had thought. ह्वेनसांग कितने वर्षों तक रहा भारत में? 5 वर्षों तक रहा, और वापस अपने देश जाकर उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। वह कहता है कि भारत में उस वक्त बौद्ध धर्म उतना लोकप्रिय नहीं था जितना कि वह समझता था।
हेनसांग ने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी। उसने छत्तीसगढ़ कौशल के मुख्य शहर श्रीपुर को उस समय के बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया था। हेनसांग वॉज अ चीनीज बौद्धिस्ट ट्रेवलर। ठीक है, वो कौन था? चीनी बौद्धिस्ट यात्री था। हेनसांग्स ट्रेवल टू छत्तीसगढ़, उसने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी। उस समय जो छत्तीसगढ़ के जो उसे क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल कहा जाता था, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और उसकी राजधानी सिरपुर है ना, जो पहले श्रीपुर के नाम से भी जाना जाता था। उस समय के बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया गया था। सो अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के राज्य। साउथर्न किंगडम, चालुक्य। At this time, southern India, that is the Maharashtra and Karnataka, was ruled by the Chalukya. Their capital was Vatapi or Badami. The most renowned rules of the Chalukya was Pulkesin Ditiya. He had defeated Harshavardhan and ruled Deccan south for a long time. He had also defeated the Pallav kings Mahendravarman. But later on, he was defeated by Narasimhavarman. Vatapi, the capital of Chalukyas, was a flourishing city. Foreign trade with Iran, Arabia, ports of the Red Sea and Southern East Asia flourished under the Chalukya. उस समय क्या था? हम दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में देख रहे हैं। उसमें कौन था जो सबसे प्रमुख? कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। इस समय भारत के दक्षिण भाग अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक में चालुक्यों का शासन था। उनकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था। उसने हर्षवर्धन को पराजित किया और दक्कन मीन्स दक्षिण में जो पड़ता है पर लंबे समय तक शासन किया। उसने पल्लव वंश के राजा महेंद्रवर्मन को भी पराजित किया था, लेकिन कुछ समय बाद नरसिंहवर्मन से पराजित हो गया। चालुक्यों की राजधानी वातापी काफी प्रसिद्ध नगर था। पश्चिम में ईरान, अरब तथा जो है बंदरगाहों से तथा दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों से यहाँ के व्यापारियों के व्यापारिक संबंध अच्छे थे। चालुक्य राजा कला के प्रेमी व संरक्षण थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिरों के जो निर्माण के लिए काफी धन दिया था। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा कहाँ पड़ता है? जो है चालुक्य किंग्स वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट. They gave large amount of money of construction of cave temples on the hills of the Deccan. A large sum of money was given by the Chalukyas for the construction of the world famous Ajanta and Ellora caves. A picture in this Ajanta caves shows Pulkesin Diti welcoming the ambassadors of Iran. तो वहाँ पर क्या हुआ था कि चालुक्य राजा कला के बहुत प्रेमी व संरक्षक थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में गुफा मंदिर बनाए, मंदिरों के निर्माण के लिए और काफ़ी धन दिया था। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा का तो नाम आपने सुना ही होगा। अजंता एलोरा की गुफाओं के निर्माण में भी चालुक्य ने बहुत से धन दिए थे। अजंता की गुफा के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरान के राजदूतों का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। आप लोग ये जो पिक्चर है उसमें देख सकेंगे। चालुक्यों के काल में ऐहोल, बादामी और पटक्कल नगर कला के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। चालुक्य किंग वर जैन्स बट सम वर्शिप्ड शिव एंड विष्णु टू। चालुक्य राजा जैन धर्म को मानते थे, लेकिन कुछ शैव व वैष्णव धर्म को भी मानते थे। तो आप लोग यहाँ पर इस जो पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कि ये जो है पिक्चर किस चीज का है? कांची का जो है ये कैलाश मंदिर है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पल्लव वंश, अब हम देखेंगे पल्लव डायनेस्टी। पल्लव established their own kingdom at Tamil Nadu in South India. Kanchipuram, Kanchi was the capital of Pallav kings. Mahendravarman was the chief ruler of this dynasty. He was the contemporary of Harsh and Pulkesin Ditiya. He started
The art of constructing temples. He was a famous writer and damaged, but he was defeated by Pulkesin in the battle. His son Narsihavarman was also a famous ruler by defeating Chalukya Naresh Pulkesin. He took his revenue of his father's defeat. तो वहाँ पर क्या जो है हम क्या बता रहे थे, पल्लव वंश। हमने अभी क्या देखा था, जो है चालुक्य, और उसके बाद क्या है, पल्लव वंश। पल्लव ने सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में अपना राज्य स्थापित किया था। पल्लव राजाओं की जो राजधानी कांची थी। इस वंश का प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन था। वह हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। उसने चट्टान जो है खोदकर मंदिर बनाने की प्रथा शुरू की थी। वह एक प्रसिद्ध लेखक व नाटककार भी था, लेकिन वह पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हार गया। उसका बेटा नरसिंहवर्मन भी एक प्रसिद्ध शासक था। उसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपने पिता की हार का बदला लिया था। उस समय और क्या हुआ, पल्लव राजा शुरू में जैन धर्म को मानते थे, मगर बाद में शिव व विष्णु के उपासक बन गए थे। ये आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। ये कांची का जो है मंदिर है, कांची का कैलाश मंदिर है। अर्लियर द पल्लव रूलर्स यूज्ड टू फॉलो जैनिज्म, बट लेटर दे बिकेम ग्रेट डिवोट ऑफ शिव एंड विष्णु। उन्होंने बाद में किसकी पूजा की, शिव और विष्णु की। दे बिल्ड सेवरल टेम्पल्स। सम टेम्पल्स वर मेड आउट ऑफ अ सिंगल लार्ज रॉक्स एंड Rath Temple of Mahabalipuram is an example of such temples. There were temples which were constructed by the joining huge boulders like the Kailash temple and Kachi. These temples were not just a place of worship, but were used as place to gather for discussion, to educated children, and the celebrated festivals. उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए। किसने बनवाए, पल्लव ने। कुछ मंदिर पत्थर की विशाल शिलाओं को काटकर बनाए गए थे। महाबलीपुरम का रथ मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। कुछ मंदिर पत्थरों की शिलाओं को जोड़कर बनाए गए थे, है ना, जैसे कांची का कैलाश मंदिर। ये मंदिर केवल पूजा करने के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये आसपास के लोगों के इकट्ठा होकर विचार विमर्श, डिस्कशन करने के और बच्चों को शिक्षा देने तथा उत्सव आदि मनाने के लिए भी स्थान भी ये जो यूज किए जाते थे। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड अ ग्रुप ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया फेल्ट दैट रिलीजन वॉज द पर्सनल वर्शिप ऑफ गॉड लाइक शिव और विष्णु। इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा समुदाय उभरा जिनका विश्वास था कि धर्म ईश्वर शिव या विष्णु की व्यक्तिगत उपासना मानी जाती है। दिस आइडियोलॉजी केम टू बी नोन बाय द नेम ऑफ भक्ति। This movement was joined by the common people in large number. They wandered from place to place singing hymns of Shiv and Vishnu. They reached in the local language Tamil. The devout of Vishnu were called Alvar and the devoted of Shiv were called Nayanar. They influenced the society of southern India greatly. जो इस काल में क्या हुआ, दक्षिण भारत में जो कौन सा समुदाय था जिन्होंने धर्म ईश्वर, है ना, शिव या विष्णु की व्यक्तिगत उपासना की थी, और इस विचारधारा को आगे चलकर भक्ति के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मुख्य रूप से समाज के सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल थे। जैसे ये लोग जगह जगह शिव और विष्णु के भजन गाते घूमते थे। इनके भजन जनसाधारण की भाषा तमिल में लिखे होते थे। इनमें विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे, तो शिव के उपासक नायनार के नाम से जाने जाते थे। दक्षिण भारत के समाज में इनका बहुत प्रभाव माना जाता था। स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर में जो प्रांतीय राजाओं के युग में, उसके अंतर्गत हमने दक्षिण भारत के राज्यों को जाना। इस चैप्टर को आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।